મોટા ભાઈ કેમ છો? મજામાં મોટા ભાઈ? मोटा भाई, ये है मोटा भाई कह गए एपिसोड 2। तो पहले मैं आपको इंडिया में दो तरीके के इन्वेस्टर्स के बारे में बताता हूँ मोटा भाई। इंडिया में एक तरीके का इन्वेस्टर है जो खुद इन्वेस्ट करता है, जो टीवी नहीं देखता, जो न्यूज़पेपर पढ़ता है सिर्फ नॉलेज के लिए, जो अपने डिसीजंस खुद लेता है और लोगों को भी गाइड करता है। राइट। इंडिया में दूसरे तरीके का इन्वेस्टर है जो दूसरों पर डिपेंडेंट रहता है, फिर चाहे वो मीडिया हो, म्यूचुअल फंड्स हो, अखबार हो, पॉलिटिशियंस हो या कोई और। तो ये दो तरीके के लोग होते हैं मोटा भाई। दूसरे तरीके के लोग में एक तरीके का होता है जो कि अपना पैसा इक्विटी स्कीम्स में डालता है, म्यूचुअल फंड की। एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड ऑफ इंडिया के हिसाब से इंडिया में 44 म्यूचुअल फंड ऑपरेट करते हैं, जिसमें कुछ ऊपर हैं और कुछ नीचे हैं। ठीक है मोटा भाई। अब म्यूचुअल फंड क्या होता है? म्यूचुअल फंड एक ट्रस्ट की तरह होता है। आपने 100 रुपये दिए, किसी ने 200 दिए, किसी ने 500 दिए, किसी ने 700 दिए, किसी ने 1 लाख दिए, किसी ने 5 लाख दिए, किसी ने 10 लाख दिए, किसी ने 2 करोड़ दिए, किसी ने 50 रुपये दिए। उन सब के पैसे को एक जगह पे कोलेक्ट किया जाता है और उस पैसे से शेयर्स बाय किए जाते हैं, जिस पे कैपिटल गेन जनरेट होता है। तो मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं कि टोटल पैसा इकट्ठा हो गया 20,000 करोड़। तो 20,000 करोड़ को अलग अलग स्टॉक्स में डिवाइड किया जाएगा, जैसे कि इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, आईएक्स, पावर ग्रिड, एनएफएल एंड ये पर्पस ये होता है कि जो लोग इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगाते हैं उनके पास इतनी नॉलेज नहीं होती कि वो मार्केट में कहाँ पैसा लगाएं। और इसका दूसरा ये होता है मोटा भाई कि जिनके पास स्मॉल कैपिटल होती है, मान लीजिए आपकी कैपिटल 2 लाख है, अब आप 2 लाख में आईएक्स नहीं ले सकते, रिलायंस नहीं ले सकते, एलएनटी नहीं ले सकते। क्या क्या लोगे 2 लाख में? क्या आप 5 शेयर रिलायंस के ले लोगे, 5 शेयर एलएनटी के ले लोगे, 5 शेयर सीमेंस के ले लोगे? कितने शेयर ले लोगे? 2 लाख में ज़्यादा आएंगे नहीं। लेकिन जब आपकी कैपिटल बड़ी हो जाती है मोटा भाई, मतलब 20,000 करोड़, तो सीधे डील होती है 1 लाख शेयर एलएनटी के ले लो, 1 लाख रिलायंस के ले लो, 2 लाख सीमेंस के ले लो। तो जो गेन जनरेट होता है वो गेन यूनिट होल्डर्स में उनकी इन्वेस्टमेंट के हिसाब से बांट दिया जाता है। आपने मोटा भाई 100 रुपये लगाए तो आपको 100 रुपये मिल जाएंगे, जो भी गेन होगा 100 रुपये के इक्विवेलेंट। किसी ने 1 लाख लगाए उसको 1 लाख मिल जाएंगे, किसी ने 5 लाख लगाए उसको 5 लाख के हिसाब से मिल जाएगा। अब 1 लाख की कैपिटल में वो पूरी दुनिया नहीं खरीद सकता था, लेकिन म्यूचुअल फंड के हिसाब से उसने पूरी दुनिया खरीद ली। ये म्यूचुअल फंड का असली कंसेप्ट था, असली। लेकिन आज खड़े होके मोटा भाई म्यूचुअल फंड की हालत उस कुत्ते जैसी हो गई है कि ना वो अपने घर पे है ना अपने घर के बाहर है। पहले तो मैं ये बता दूं कि मेरी कंपनी इंडिया के टॉप 10 म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करती है। तो इंडिया के टॉप 10 म्यूचुअल फंड के हम क्लाइंट हैं। तो जितना डेटा हमारे पास म्यूचुअल फंड का है उतना डेटा बहुत कम लोगों के पास होता है। और दूसरा, मैं एक्स कॉर्पोरेट ट्रेजरर था। एक्स कॉर्पोरेट ट्रेजरर होने के नाते मैं इंडिया के मेजॉरिटी म्यूचुअल फंड के ऊपर वाले लोगों को जानता हूं डायरेक्ट। ये सब ठीक चल रहा था 2017 और 2018 तक। लेकिन 2020 में म्यूचुअल फंड के अंदर एक वायरस आ गया। वो वायरस है करप्शन का वायरस। अब मोटा भाई, ये करप्शन का वायरस क्या है? इंडिया में 2020 के बाद लॉस मेकिंग कंपनीज ने आईपीओ लॉन्च करना शुरू किया। बारबेक्यू नेशन,
देवनानी इंटरनेशनल, जोमेटो, पेटीएम, पॉलिसी बाजार, नाइकिया और ऐसी बहुत सारी कंपनीज, और अभी बहुत सारी लाइन में है बाय द वे। अब मोटा भाई, इनके जो असली इन्वेस्टर थे वो तो आईपीओ आते ही भाग गए। उन्होंने कहा भाई बड़ी मुश्किल से हमारा पैसा मिला है, हम अपना पैसा लेके भाग जाते हैं। अच्छा, इंडिया में आईपीओ अप्रूवल कैसे मिलता है ये आपको पता है? लॉस मेकिंग कंपनी को 10वीं फेल भी आईपीओ अप्रूवल नहीं देगा सिवाय इंडिया को छोड़ के। तो इंडिया के रेगुलेटर फेस पे तो हमेशा बोलेंगे इन्वेस्टर इन्वेस्टर इन्वेस्टर, लेकिन पीछे आपको पता है लक्ष्मी विलास बैंक बंद हो गया, कितनों को मदद मिली? यस बैंक 81 के हजारों करोड़ डूब गए, कितनों को मदद मिली? कार्वी ने अपनी सिक्योरिटीज, क्लाइंट की सिक्योरिटीज बेच दी, कितनों को मदद मिली? दीवान हाउसिंग में एफडी के इन्वेस्टर, कितनों को मदद मिली? इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, कितनों को मदद मिली? पीएमसी बैंक, कितनों को मदद मिली? और ऐसी लिस्ट बहुत लंबी है मोटा भाई, मेरे पास लिस्ट की मेरे पास बिल्कुल कमी नहीं है। लेकिन अगर आप इंडिया के रेगुलेटर का इंटरव्यू देखोगे तो वो ऐसे बोलेगा कि जैसे वो इस दुनिया का सबसे ईमानदार रेगुलेटर है और ऐसा कोई फ्रॉड नहीं है जो इंडिया में ना हुआ हो, और ऐसा कोई फ्रॉड नहीं है जो ना होने वाला हो। अब मोटा भाई हुआ क्या, जब ये लॉस मेकिंग कंपनीज मार्केट में आई, अब इनको सब्सक्राइबर तो चाहिए था। अब इनको सब्सक्राइबर के लिए एक जुगाड़ लगाना पड़ा, और वो जुगाड़ ये था कि इन्होंने सेटिंग करी म्यूचुअल फंड में। म्यूचुअल फंड की कौन सी गाइडलाइन में ये लिखा है कि वो लॉस मेकिंग कंपनीज में पैसा लगा सकते हैं? जिस कंपनी ने आज तक प्रॉफिट नहीं कमाया उस कंपनी में इन्वेस्टर का पैसा कैसे लग सकता है? आप मेरे को समझाओ मोटा भाई। एलएनटी में लगे समझ में आता है, रिलायंस में लगे समझ में आता है, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड में लगे समझ में आता है, आपका टीसीएस में लगे, विप्रो में लगे, एचसीएल में लगे, इंफोसिस में लगे, समझ में आता है कि ये कंपनीज प्रॉफिटेबल कंपनीज हैं। इन कंपनीज ने हर साल प्रॉफिट डिक्लेयर किया है, ठीक है, कभी 5 रुपए, कभी 7 रुपए, कभी 9 रुपए, कभी 10 रुपए, कभी 15 रुपए, फिर 5 रुपए, 7 रुपए, ये तो चलता रहता है। बिजनेस में इतना ऊपर नीचे तो होता रहता है। तो ये समझ में आता है कि इन कंपनीज की प्रॉफिटेबल कंपनीज हैं और ये कंपनीज के कैश रिजर्व है। एग्जांपल रिलायंस, अंबानी साहब के पास $100 बिलियन के सिर्फ रिजर्व्स हैं। तो आज अगर अंबानी की कंपनी में कोई पैसा लगा रहा है तो वो सुरक्षित है, क्योंकि $100 बिलियन के तो सिर्फ उनके रिजर्व्स हैं। बाकी तो छोड़ो, कंपनी के वैल्यूएशन तो भूल ही जाओ, उसकी तो बात ही मत करो। तो $100 बिलियन जिस कंपनी के रिजर्व्स हो वो कंपनी सुरक्षित है। इंफोसिस, टीसीएस, विप्रो, एलएनटी, एचसीएल, इंजीनियर्स इंडिया, गेल इंडिया, ओएनजीसी, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, एनटीपीसी, एनएमडीसी, और लिस्ट बहुत लंबी है मोटा भाई। ये सारी प्रॉफिटेबल कंपनीज हैं। इन्होंने साल दर साल प्रॉफिट कमाया और प्रॉफिट के कुछ पार्ट को सरकार को या प्राइवेट इन्वेस्टर्स को डिविडेंड दिया और बाकी पैसा बैलेंस शीट में चला गया, जिसे बोलते हैं रिटेन्ड अर्निंग्स। तो यहां तो म्यूचुअल फंड ठीक कर रहे हैं कि वो प्रॉफिटेबल कंपनीज पे पैसा लगाते हैं और वहां से जो कैपिटल एप्रिसिएशन होता है, आपने जितना पैसा इन्वेस्ट किया उस हिसाब से वो बांट देते हैं आपको। अब मैं कोई बात बगैर डेटा के नहीं करता मोटा भाई, आपको पता। ये रहा डेटा, राइट। बारबेक्यू नेशन में आदित्य बिरला म्यूचुअल फंड ने, आईसीआईसीआई पोटेंशियल म्यूचुअल फंड और कोटक म्यूचुअल फंड ने पैसा लगाया। देवनानी इंटरनेशनल में निपॉन इंडिया, यूनियन, आदित्य बिरला, एडलवाइस, आईडीबीआई, सुंदरम,
LIC, टाटा, बड़ौदा, इन सारे म्यूचुअल फंड्स ने पैसा लगाया। ICICI प्रूडेंशियल और मायरे, ये दो और जोड़ लो। जोमेटो में आदित्य बिरला, HDFC, ICICI प्रूडेंशियल, कोटक, मायरे, मोतीलाल, निप्पॉन इंडिया, इन सब ने पैसा लगाया। पेटीएम में आदित्य बिरला, HDFC, मायरे, इन्होंने पैसा लगाया। बाकी मैं ढूंढ रहा हूं, तो ये इसका एपिसोड 3 में आपको और भी बताऊंगा। ये रही मोटा भाई फैक्ट शीट। इसमें से जिस जिस म्यूचुअल फंड को तकलीफ है 9899242978, जिस जिसको भी तकलीफ हो 9899242978। अब मोटा भाई आपने हिंदी मीडिया में किसी एक को भी देखा जिसने ये बोला हो कि आपकी इन्वेस्टमेंट जो आपने म्यूचुअल फंड में करी वो लॉस मेकिंग कंपनीज में इन्वेस्ट हो गई? कभी किसी रेगुलेटर ने इन म्यूचुअल फंड से पूछा कि कौन सी पॉलिसी के हिसाब से लॉस मेकिंग कंपनीज में पैसा लग सकता है? कौन सी म्यूचुअल फंड के बोर्ड ने कौन सी पॉलिसी कर दी जिससे कि लॉस मेकिंग कंपनी में पैसा लग सकता है? अब एक एग्जांपल लेते हैं मोटा भाई। पेटीएम में आदित्य बिरला, HDFC और मायरे ने पैसा लगाया। इन्होंने 2100 पे उठाया होगा। आज कितना चल रहा है रेट आपको पता है। अभी जो लॉस हुआ ये कौन पे करेगा? ये फंड या आप? सोचिएगा कभी। मोटा भाई जिंदगी में एक बात याद रखिएगा, जब तक आप चुप रहेंगे तब तक आपकी लोग मारते रहेंगे। आज आपका पैसा लॉस मेकिंग म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट हो रहा है। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। 300-400 साल पहले जब अंग्रेज इंडिया में आए तो बहुत सारे लोगों ने बोला कि अंग्रेज सिर्फ यहां पे चाय खरीदने आए हैं, और वो एक्चुअली चाय खरीदने ही आए थे। ईमानदारी से ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में चाय खरीदने आई थी, चाय खरीद के बाहर बेचना। अंग्रेजों ने यहां पे आके एक चीज देखी। वो ये देखी कि यहां के राजा एक दूसरे से ही लड़ रहे हैं, यूनिटी नहीं है। एक राजा के 2 दरबारी पहले ही बिके हुए हैं। डिवाइड एंड रूल। उन्होंने डिवाइड एंड रूल करके एक राजा को दूसरे से लड़ा दिया, दूसरे को तीसरे से लड़ा दिया। धीरे धीरे राजाओं की शक्ति कम हो गई। जब कम हो गई अंदर के दरबारियों को सेट कर लिया, और नतीजा ये हुआ कि 1947 तक अराउंड 250 साल भारत गुलाम रहा। ये तो भला हो महात्मा गांधी जी का, सुखदेव का, राजगुरु का, भगत सिंह का, सुभाष चंद्र बोस, इन जैसी महान आत्माओं का, कि इन्होंने अपनी जान देकर इस देश को आजाद कराया। वरना आज भी हम किसी अंग्रेज के जूते साफ कर रहे होते। ये फैक्ट है। अब मोटा भाई आज बिल्कुल वही सिचुएशन है, बिल्कुल वही। और वो सिचुएशन ये है कि हमारा पैसा अब लॉस मेकिंग कंपनीज में इन्वेस्ट होना शुरू हो गया है। ठीक है, आज इतना इन्वेस्ट हो रहा है, कल इतना, परसों इतना, फिर इतना, फिर इतना, फिर इतना, फिर इतना और फिर इतना। और एक दिन आएगा ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह, जो एक दिन इंडिया में बेचने तो चाय आई थी लेकिन पूरी इंडिया पे उसने कब्जा कर लिया। एक दिन इक्विटी म्यूचुअल फंड्स का मेजर पैसा लॉस मेकिंग कंपनीज में इन्वेस्ट होगा, क्योंकि ओला, फ्लिपकार्ट, बायजूस,
दिल्ली वेरी और ऐसी जैसी कई तुर्रम खान लॉस मेकिंग कंपनीज आ रही हैं। अब इनको भी तो पैसा देना मोटा भाई, या इनको नहीं देना? कभी ईमानदारी से थोड़ा एनालिसिस किया कीजिए मोटा भाई कि आप इस हद तक पहुंच चुके हैं कि अब आपकी इस सिस्टम में कोई वैल्यू नहीं है, कोई भी वैल्यू नहीं है। एक हिंदी मीडिया का स्पीकर गिना दीजिए मोटा भाई जिसने ये बात बोली हो म्यूचुअल फंड का नाम लेके। और ये सारे म्यूचुअल फंड आदित्य बिरला, HDFC, ICICI प्रूडेंशियल, कोटक, मायरे, निप्पॉन इंडिया, यूनियन, IDBI, एडलवाइस, सुंदरम, टाटा, बड़ौदा, अगर तकलीफ हो और अगर दम हो, फाइनेंस में कुछ डिस्कस करने का दम हो, और अगर जूते पॉलिश करने से समय मिल गया हो, 9899242978। ये था मोटा भाई कह गए एपिसोड 2। वैसे मोटा भाई हमारा एक न्यूज़ डेस्क है जिसमें हम सिर्फ ऑथेंटिक न्यूज़ देते हैं, और हमारी वीडियो ट्रेनिंग्स भी हैं, हमारे कई और प्लेटफॉर्म्स भी हैं। अगर आपको इनके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे पर्सनली व्हाट्सअप कर सकते हैं। बाकी सिर्फ इंतज़ार कीजिए, एक दिन आपका घर भी बिकेगा इनके कारण। घबराना नहीं है। फ्लिपकार्ट म्यूचुअल फंड का स्कैम हुआ था, उसके सारे इन्वेस्टर को कॉम्पेंसेशन मिल गया है, तो कल को कोई और म्यूचुअल फंड भी डूब जाएगा, उसको भी कॉम्पेंसेशन मिल जाएगा। बिल्कुल घबराना नहीं है मोटा भाई। जय भोले की।